Assalamu alaikum. Welcome to Rise and Shine on 365. Good morning, Zuhair. Good morning. कैसे हैं आप? दोनों ने एक साथ कहा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फ्राइडे का दिन है, आपका फेवरेट दिन है। फ्राइडे का दिन है, बिल्कुल हमारा फेवरेट दिन है और पूरा हफ्ता ही हमारा फेवरेट होता है। बिल्कुल। जितनी हैपनिंग्स होती हैं, अपनी कुछ बात करने का मौका और अपने ख्यालात और तासुरात का इजहार करने का मौका कभी मिलता है। जैसे ही हम कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि ब्रेक का वक्त हो गया है। ऐसे ही है। तो ये हमारी बड़ी परेशानी है। तो शो आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फीडबैक आपका बहुत अच्छा आ रहा है। हम इस शो को मजीद इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मजीद सेगमेंट्स कुछ लाने की कोशिश हर वक्त ही हमारी टीम ये सोचती रहती है, काम करती है। पैकेज जो आप देखते हैं उन पर भी बड़ी तारीफ होती है कि जिस तरह टीम बना रही है, रेलेवेंट गेस्ट्स होते हैं, तो काफी ज्यादा एप्रिसिएशन हमारे और चैनल्स भी हमारी फुटेजेस जो है वो रेफरेंस पे ले रहे हैं, तो वो इट्स अ वेरी प्लस साइड। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक दो चैनल अच्छी बात पे आते हैं जुहेब जी बिल्कुल बताइए। तो जी नॉर्मली हमने सुना है कि बात सोच के करनी चाहिए। अल्फाज क्योंकि आसानी से हम अदा कर देते हैं तो हमें लगता है कि ये मुफ्त है, और क्योंकि ज़बान आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ भी बोला जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 स्टेजेस हैं बात करने के, आपको पता है ना ये, जिसमें से 2 स्टेजेस जानते हैं लोग। तो हम कहते हैं सोच के बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचो, तोलो और फिर बोलो। तो ये जो तोलने का ये बीच में एक क्या कहिए जगह है, अच्छा, हाँ। ये बहुत जरूरी है। इसमें देखिए कभी कभी ये होता है कि इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अच्छा। इसमें ये है सोचो और बोलो। हाँ। अच्छा, सोच का मतलब ये है कि जब आप सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में, क्या बोलने जा रहा हूँ, कैसे बोलने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप तोल ही रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, सोच इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड। तोलना इज कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या ये सही थॉट है, क्या इसको मुझे बोलना चाहिए। तो ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट है। पहले वो सीन ही कहीं इधर उधर हो जाएगा। हाँ। आप बोलने जा रहे हैं कि जब बंदा कहीं चला, मैं तोल रहा था अभी। यही तो हम चाहते हैं, आप ना बोले। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि इस्लामाबाद एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ से इस्तीफे आने लगे हैं। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया है। साहबजादा हामिद रजा ने भी सियासी और कोर कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को, अपने लॉन्ग मार्च को और रैली इसको कह सकते हैं, इसको जब लेकर आई तो डी चौक में जिस तरीके से वो वापस गए, हुकूमत ने जैसे इनको डील किया और वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये टूट फूट हो रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कोई शामिल एहतजाज में नहीं हुआ, कोई हुआ तो वो डी चौक तक नहीं आया, सिर्फ हाथ हिलाकर अपनी फुटेज बनवाकर चला गया। पंजाब पर बड़े सवाल हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये जो मीटिंग हुई है, इसमें बड़ी कहा जा रहा है सरवत के कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। बताया ऐसा जा रहा है कि माहौल कोई ज़्यादा ठीक खुशगवार नहीं था। और होगा भी कैसे, क्योंकि ये सारे मामला जो भी 2-3 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए हैं, तो इसमें माहौल खुशगवार तो और आप देखें ना जुहेब, जब मेन स्ट्रीम लीडरशिप ना हो तो ऐसे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं पार्टी में, जो हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत विद इन द पार्टी देयर आर 2 डिफरेंट ओपिनियंस। बिल्कुल। तो बानी पीटीआई से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हामिद रजा और सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार किया है। लाएअमल के लिए कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद वाक़े पर आज से 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। आज बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया जाएगा। ये 2 दिन जो निकाले हैं, अब ये उस वक्त पैनिक सिचुएशन में थे और ऑर्गेनाइज नहीं थे, मीटिंग्स भी नहीं हो रही थी। वो आपने पहली जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें भी अली बिन गड्ढापुर थे, ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की और कोई लीडरशिप उनके साथ मौजूद नहीं थी। तो अब ये फैसला किया गया कि 3 रोज़ा शोक का ऐलान होगा और जो ज़ख्मी लोग हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनको भरपूर सहूलत दी जाएगी और उनको इलाज के लिए जो भी हर मुमकिन ताउन उनके साथ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग कैद हैं, ये भी बताया जा रहा है, जिनको बंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, कानूनी टीम भी उनको देखेगी और उनके मामलात, उनके मुकदमात को आगे बढ़ाएगी। एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ये जो हमने आपको बताया कि भाई सियासी कमेटी का इजलास होगा और मुबैना जानी नुकसान पर कानूनी चाराजोई पर भी गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज रात 7 बजे होगा। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तो उन्होंने बुलाया है,
लेकिन गवर्नर राज से मुताल्लिक भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज लगने वाला है क्योंकि चीज़ें बड़ी अनस्टेबल नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक कुछ हुकूमती हलकों में इस बारे में सोचा जा रहा है कि केपीके में गवर्नर, लेकिन बहुत से लोग इसको डिनाई भी कर रहे हैं कि अभी गवर्नर राज की कोई सूरत हाल है नहीं, कोई प्लान ऐसा है नहीं हुकूमत का कि गवर्नर राज लगेगा। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। 19 करोड़ पाउंड केस में हिरासत में लिया गया है और जराए के मुताबिक नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। नैब टीम 3 रोज कबल भी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश करती रही है। गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस की भी मदद ली जाएगी। केपी पुलिस की मदद ली जाएगी। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए नैब टीम अब रवाना भी कर दी गई है, तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, बुशरा बीबी से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा तनकीद हुकूमत की तरफ से हो रही है। उनके वुज़रा भी ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी हैं जो कि डिजास्टर की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले जा रही है। चले पार्टी के अंदर तो ये बात हो सो हो, लेकिन हुकूमत जो कि ओपोनेंट है पीटीआई की, वो बुशरा बीबी को हदफ तनकीद बना रही है। तो बड़ा सिग्निफिकेंट है ये देखना कि उन्हीं को क्यों ऑल्सो बिकॉज ज़ुहैब हमने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर ने लीड करना था बट वो आ गई बुशरा बीबी लीड करने के लिए, तो वो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आया और वो दुनिया में नजर आ रहा है। बिल्कुल, और एक कंट्रोवर्सी ये भी है ना कि एहतजाज को डी चौक तक जाना चाहिए, लॉन्ग मार्च को डी चौक तक जाना चाहिए, वहां धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, संजानी में धरना देना चाहिए। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और इस कंट्रोवर्सी में ये कहा गया कि बानी पीटीआई ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन अब शेर अफजल मरवत ने यह बयान दिया है कि बानी पीटीआई ने संजानी जलसे की इजाजत नहीं दी थी और वो डी चौक का ही प्लान था और उसी प्लान को लेकर बुशरा बीबी भी आगे बढ़ रही थी। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है, जैसे हमने इसका जिक्र कर ही दिया, केपीके में फिर गवर्नर राज की खबरों की बाज़गश्त है। वफाकी हुकूमत की अक्सरियत ने इसकी हिमायत कर दी है। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला किया गया। इस सिलसिले में वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को गवर्नर राज के निफाज पर अपनी राय दे दी है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया गया है। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई है। हुकूमत सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुताल्लिक हतमी फैसला करेगी। तो यानी ये सोचा जा रहा है कि गवर्नर राज लगेगा और जो पहले गुज़श्ता एहतजाज इनकी तरफ से हुए हैं इसके पेश नज़र भी, और ये जो एहतजाज हुआ इसमें भी कहा जा रहा है कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसी सूरत हाल में जब कुरम में सूरत हाल ख़राब थी, उसके बावजूद KPK के वज़ीर आला एहतजाज लेके इस्लामाबाद पहुंचे। तो इन तमाम तर हालात के पेश नज़र इस फैसला करने की तरफ जा रही है हुकूमत। तो देखना है कि ये होता है या नहीं होता। हमने कुरम की स्टोरी को भी कवर किया, बिल्कुल हम करते रहे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एक और हमारी टॉप स्टोरी है कि एहतजाज की आड़ में हजारों मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। शरपसंद अनासर तरक्की के मौजूदा अमल को सबोटैज करना चाहते हैं। साजिशी और अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ इक़दाम शुरू हो चुके हैं। ये तमाम ये जो कुछ भी बयान हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कहा है और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि धरनों की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट में भी बेहतरी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनने पर कौम को मियां शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी है और कहा है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी कुर्बानियां रायगां नहीं गई हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। जी, तो मियां शहबाज शरीफ पुरज़्म है और वो कह रहे हैं कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, मईशत संभल रही है और उधर से एहतजाज हो रहा है, धरने हो रहे हैं। बट आपको मतलब दिस इज अ वेरी इंट्रीगिंग सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली हालात अच्छे नहीं होते किसी कंट्री की तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है। हमारे वहाँ ऑपोजिट हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए, यही मैंने कल हमारे साथ थे भी आरिफ अभी साहब, उनसे भी सवाल किया था कि ये अचानक से जो एकदम कैसे होता है ना कि एक हिकमत अमली अगर हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली कारगर हो जाती है या फिर वो सक्सेस उनको मिल जाती है, वक्ती तौर पर अपेरेंटली सक्सेस मिल जाती है, तो एकदम से स्टॉक मार्केट बूम करना शुरू कर देती है। और अगर कोई ऑपोजिशन की तरफ से कोई तहरीक या फिर कोई जलसे जुलूस होते हैं या फिर सियासी तौर पर बड़े मामला गर्मा गर्म होते हैं, स्टॉक मार्केट गिरने लगती है। तो खैर उन्होंने इस बात को तो डिनाई किया था, उन्होंने कहा था कि प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस यू टर्न ले लिया, लेकिन खैर कहीं ना कहीं इसका एक अमल दखल है जो लोग इसको देखते हैं। हम मान रहे हैं आपकी बात। जी, तो ये आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी टॉप स्टोरी क्या है जी, आप बताइए। जी, चैंपियंस ट्रॉफी की हमारे पास टॉप स्टोरी है और वो ये कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पर सबकी नजरें हैं। ये जो फैसला होगा कि हाइब्रिड मॉडल होगा
या नहीं होगा, या मजीद क्या ऑप्शन गोल्डन क्वेश्चन है। ये फैसले आज मुतवक्के हैं। आईसीसी का आम इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर दुबई पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने आईसीसी के सीईओ से हुकाम से अहम तरीन मुलाकात उन्होंने की है। और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को 2 टोक के पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के मौके पर हाइब्रिड मॉडल का मौक़िफ़ उस पर हम कायम हैं, और क्या मौक़िफ़ कि हाइब्रिड मॉडल हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। हम इसको माने काबिल कबूल नहीं है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास मेज़बानी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। बिल्कुल जी, और इसी से लिंक मैं आपको न्यूज़ देती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान शाहिद आफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बहुत ही अहम बयान जारी किया है। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पे अपना पैगाम देते हुए कहा कि हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को मिलाकर क्रिकेट को अनसर्टन सिचुएशन में डाल दिया है। एक और फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ का सोशल मीडिया पर भी अपने मैसेज में ये कहना था कि फ्राइडे क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम दिन होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट तब्दीली का दिन भी हो सकता है। इससे क्या मतलब है उनका ये कहने का? देखिए, आईसीसी का अब इससे मतलब तो खैर उनकी एक्सपेक्टेशन है, अपनी उम्मीदें हैं सबकी। एज अ पाकिस्तानी वो ये कह रहे हैं कि, और हम भी ये कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मेज़बानी हमारे पास है तो हमें मिलनी चाहिए मेज़बानी, भारत को आना चाहिए। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। लेकिन देखिए, जो हालात और वाक़यात होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। आईसीसी ने अब ये इजलास तो बुलाया है और इसमें तमाम बोर्ड से वोटिंग कराई जाएगी। तो अब वोटिंग में पाकिस्तान ने, वो जो हम लॉबिंग की बात कर रहे थे, हमारे साथ साबिक चीफ थे क्रिकेट बोर्ड के, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जरा लॉबिंग करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कोताही हुई है। अब बोर्ड्स को अपने साथ पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मिलाना चाहिए था। तो अब जब वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर इससे बरखिलाफ, अल्लाह ना करे, अगर कुछ सूरत हाल आ जाती है और बोर्ड्स कहते हैं कि भाई हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हाइब्रिड होना चाहिए, या फिर मेज़बानी के बारे में कोई फैसला हो जाता है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे? राइट, और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमें कब पता चलेगा? ये हमें बस ये मीटिंग होगी, अब इसके बाद जो भी इकदाम आज 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन हमारी उम्मीद तो यही है कि हाइब्रिड मॉडल वगैरह और ये कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो काबिल कबूल ना हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और भारत पाकिस्तान में खेलने आए। अगर नहीं आता भारत तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई और टीम आ जाए, लेकिन बड़ी आइडियलिस्टिक ही अप्रोच होगी। ये उम्मीद होगी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन जो हालात है ग्राउंड पर वो कुछ और बता रहे हैं। वो मैंने लिख दिया है, मैंने एक चीज लिख दी है ना। अच्छा, वो बाद में जब ये खबर आएगी तो फिर हम देखेंगे आपने क्या लिखा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई है, नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया है। PSX ने दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज हासिल कर लिया है। वही हम बात कर रहे थे कि जी एज इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री दिस इज अ ग्रेट फिगर एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड वी रियली होप कि ये सस्टेन भी करे, नॉट जस्ट फॉर। देखिए, उसके अवामिल ये भी है ना कि इंटरेस्ट रेट कम तो हुआ है जी, और मजीद भी कम होगा। ये एक वजह इसकी है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो ये सारी वजूहात अपनी जगह मौजूद है, हम ऑप्टिमिस्टिक वो वजह जो है वो भी हो सकता है, वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल जी। तो ये तो हो गई हमारी टॉप न्यूज़, ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अच्छा, अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हम ये बात कर रहे हैं, इजलास हो जाएगा इसमें, और क्या होता है, कैसे होता है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीत ली है, बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि अब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो उसमें परफॉर्म करना होगा। सियासत के खेल का रुख हमने करना है, और सियासत के खेल पर मजीद भी बात करनी है। हमने कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कोई हमारे साथ हो, और आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब प्लान ऑफ एक्शन उनका होगा, सियासी तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, वो जो जलसे जुलूस और धरनों के जो ऑप्शंस होते हैं उनको क्या अब आने वाले वक्त में अपनाया जाएगा या नहीं। फिर केपी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, अली अमीन गंडापुर के ऊपर प्रेशर है कि अगर गवर्नर राज लग जाता है तो वो सारी रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, बिल्कुल, और एक ताकत बहरहाल होती है ना, पावर है, कि उनको एक वहां पर रूम मिला हुआ है, उनको कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है केपीके में। तो अगर गवर्नर राज लग जाता है तो वो ब्रीदिंग स्पेस भी चली जाएगी, उस तरीके से नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी क्राइसिस में है जमात। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, फिर बलूचिस्तान असेंबली में भी करारदाद से मुतालिक बात हुई है, वहां भी मंजूर हुई है करारदाद।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामलात से किस तरह डील करती है, और वो जो इनका एक मौक़िफ़ है कि जब धरने पर आए और ये जब बैठे डी चौक पर, तो ताकत का जो इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक गोलियां भी चलाई गई वहां पर, तो अब इस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आगे बढ़ती है और क्या डेटा मुहैया किया जाता है, कौन सी लिस्ट मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और एहतजाज के बाद की सूरत हाल में इस्तीफे भी आ रहे हैं, कैसे डील करेगी पीटीआई इससे? कुछ आइडिया है आपको कैसे आगे बढ़ेगी मजीद अपने एहतजाज को लेकर और अपनी पॉलिटिक्स को लेकर? इस्तीफे जो आ रहे हैं वो तो एक बड़ी खुशहाल बात है कि इस मुल्क में लोग ऐसे मौजूद हैं और पीटीआई में मौजूद हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। सही। और पूरी दुनिया में लोग जो हैं ये सहने मिलता है, तो इसको तो आप मैं खुशहाल समझता हूँ। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी रेजिलियंट जमात है, बहुत बड़ी जमात है। हमारे कारकुनान जो हैं वो बहुत जुर्रत वाले हैं, हिम्मत वाले हैं। जिनके पास इतने कारकुनान हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसको इतना मसला नहीं होता। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपने कदमों पे उसी तरह से खड़ी होकर लोगों के हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए आपको लड़ती हुई नजर आएगी। राइट। फैसल साहब, ये बताइएगा कि ये पूरी जो 3-4 दिन सिचुएशन रही, उसमें पार्टी की लीडरशिप जो है वो नज़र नहीं आई। देयर वर 2 माइंडसेट्स ऑफ लीडरशिप जो हमने देखी, एक अली अमीन गंडापुर की, एक बुशरा बीबी की, और वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया जो हमें एहतजाज के टुवर्ड्स द एंड भी नज़र आया जिस वक्त वो जा रहे थे। तो इससे क्या एक पार्टी की सब्सटैंशियल एक जो बेस होती है वो अफेक्ट हुई? क्योंकि कारकुन भी ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने देखा कि उनकी अपनी लीडरशिप अगर जा रही है तो वो खुद यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी इस तरह से हम कैजुअली कर रहे हैं जैसे वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, शहादतें हुई हैं, लोगों के ऊपर जो है उन पर असॉल्ट किया गया है, और अब सबूत भी आना शुरू हो गए हैं। साथियों को पकड़ के जो इन पे काम कर रहे थे उनको अंदर किया जा रहा है जारी फर्जी मुकदमात में। तो इस सारी सिचुएशन में जान बचाना तो फर्ज भी होता है। लीडरशिप जो अली अमीन और बुशरा बीबी के अलावा तो वाकई कोई नहीं था ऑन ग्राउंड। इस पे बात तो होनी है, और पार्टी में कारकुनान को लीडरशिप जवाबदेह होती है, और इवन इमरान खान ने खुद को कभी इससे बाहर कर नहीं समझा और हमेशा उन्होंने खुद को अच्छा फैसल साहब, बस ये बताइए कल मुलाकात का दिन था खान साहब से, और ये खबर आई कि कोई पहुंचा नहीं मुलाकात करने के लिए, तो ऐसा था क्या? जी, कल भी थी, आज ये समाप्त थी। वो मुलाकात का दिन तो कल जो है वो पोलिटिकल प्रेजेंस को जाने नहीं देते, हो जाते हैं तो उनको पोलिटिकल जो फ्रेंड्स हैं उनको पकड़ के वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो आपके सामने इंसिडेंट हो चुके हैं। तो कल भी है वहाँ पे एक जेल ट्रायल था, वो भी कैंसिल किया। आज भी जेल ट्रायल था, उसको भी कैंसिल किया। ना मालूम है जो आज बना पे, आज भी वो 2 तारीख हो गया, ये 3 तारीख हो गया। सही। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फैसल हमारे साथ है इस वक्त? जी नहीं, बस बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये अब देखना पड़ेगा कि, और उन्होंने इस बात को कहा कि हकीकत पर मबनी है कि लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी, तो वो लीडरशिप ना मौजूद होने के अवामिल क्या थे, और तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिलियंट जमात है और दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी होगी। एहतजाज का सिलसिला या जो भी अपने मुतालबात हैं वो लेकर वो आगे बढ़ेंगे और नया एक लाएअमल तरतीब दिया जाएगा इस मामले को लेकर। तो अब यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। राइज एंड शाइन में कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ हम क्रिकेट की बातें कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें हमने। जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा, फैसला आज मुतवक्के है। आईसीसी का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, कुछ देर में इजलास होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है, पाकिस्तान बोर्ड का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। हम मेज़बानी कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, हमारी मेज़बानी भी नहीं जानी चाहिए और आईसीसी इसका कोई हल निकाले। तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर बिल्कुल कौन? हमारे साथ याया हुसैनी जो हमेशा होते हैं। याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। याया बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। बताएं जी क्या हो रहा है आज की मीटिंग में। अच्छा देखिए, मेरा पहला सवाल ये, मैं सोच रहा था इस पे कि बोर्ड मीटिंग तो हो गया है, अब वोटिंग होगी, तो पाकिस्तान ने ठीक है अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि क्या होने जा रहा है। वोटिंग होगी, वोटिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट आएंगे और उसके बाद मामला जिस तरफ जाएंगे ये आपको भी मालूम है या नहीं मालूम है, बताइए हमें। सबसे पहले तो शुएब और सरवत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और जहाँ तक आपने कहा कि थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है, नहीं थोड़ी देर में नहीं हो रही मीटिंग। आप 3 बजे अपना होगी। शो करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, जी। जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। अमूमन जुम्मे को वो बंद होता है, आज जिस तरह जुम्मा है, लेकिन आज वो खुलेगा। और दोपहर 3 बजे पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक, दुबई के टाइम 2 बजे और भारत के मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। और आपने कहा कि जो बात है वो वोटिंग तक जाएगी। देखिए इस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है। इस मीटिंग में 12 टेस्ट मुल्क हैं जो कि फुल मेंबर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, 3 एसोसिएट मेंबर मुल्क हैं और आईसीसी के जो चेयरमैन है क्रेग बार्कले, जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, वो मौजूद होंगे। यानी 16 अरकान होंगे। और बार्कले की ये आखिरी मीटिंग होगी क्योंकि अगले चंद घंटों में जय शाह, जिनका भारत से ताल्लुक है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो टेक ओवर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एज ए चेयरमैन। अब आ जाते हैं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब 90 से भी कम दिन बाकी रह गए हैं जी। और ब्रॉडकास्टर जो है उनकी तकलीफ उनके माथे पे शिकने पड़ने लगी है, माथे पर पसीना आने लगा है। जिस तरह किसी को दिल की तकलीफ हो जाती है तो उसके माथे पर पसीना आने लगता है, दिल वो पकड़ के बैठ जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन का जो सामना है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टर को है। उन्होंने डील किया था, एक अच्छा अमाउंट देने का वादा किया था कि उनको पता था कि लीग मैच पाकिस्तान और इंडिया का है, उनको पता है कि ये बिकता है। लेकिन अब मसला ये है कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन मैचेस जो कराची, लाहौर और पिंडी में होंगे, कब कहाँ कौन किससे खेलेगा। तो देखिए उनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। और सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर एक सैंडविच बन के रह गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। लेकिन इसमें उसकी अपनी गलती शामिल है क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी थी, अब वो ख्वाब खरगोश से जागे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होने वाली है। और अब वो जो है हिम्मत दिखा रहे हैं, वो जरा हिम्मत दिखाते जून जुलाई में इस काम को तेज करते तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। और अब सिचुएशन ये है कि हंगामी इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 16 अरकान इस इजलास में शिरकत करेंगे और आपने जिस तरह खुलासा किया कि बात वोटिंग तक जाएगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि बात वोटिंग तक जाएगी और वोटिंग से पहले जो है वो कुछ बीच का रास्ता निकल आएगा। और कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो कल काफी मुतहर्रिक थे और ये वैसे जूम के ऊपर मीटिंग है, ऑनलाइन ये मीटिंग है, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी साहब राइट नाउ इस वक्त दुबई में मौजूद है। लेकिन वो इस मीटिंग में बदनफ्स नफीस शिरकत करेंगे, लेकिन ऑनलाइन ही वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो काफी कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए रास्ता वही होगा जो कल मोहसिन नकवी ने कभी इधर से सवाल आया, कभी इधर से सवाल आया, उन्होंने डक नहीं किया किसी सवाल। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान का जो उसूली मौकिफ है उस पर कायम है और कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का उसूली मौकिफ जो है वो भी ठीक रहे और पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, पूरी दुनिया इस चीज को एडमिट कर रही है, पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि दुनिया पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इनकार कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। और मेजबानी हमारा हक है, हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान एक बेहतर सोल्यूशन निकालेगा और मोहसिन रजा नकवी साहब जो है अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, अच्छी खबर मिलेगी आप। चले गेम शो शुरू हो गया। अब याया जो बीच के रास्ते हैं उसमें पहला रास्ता, आपके पास वक्त है 1 मिनट का, मेजबानी जाएगी पाकिस्तान की। नहीं देखिए मैं आपको एक बात दरअसल ये है कि ये जज्बाती बातें हैं। नहीं मैं पहला रास्ते पे बात करते हैं, मेजबानी जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी।
नहीं देखिए, आप मेरे साथ कसौटी ना खेलिए ना, मैं आपको अच्छा सही है, सही है, सही मैं है। आपको बता रहा हूँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जज्बाती बातें नहीं है। सही। और यहाँ पर कोई जो है वो अच्छा चले बहुत दूसरा बड़े रास्ता, करोड़पति आपको दूसरा चार रास्ता, ऑप्शन नहीं मिले। दूसरा रास्ता हाइब्रिड मॉडल। देखिए, फिर मैं दोबारा से आपसे जोएब बताऊंगा कि बात इस वक्त ना इज्जत की है, ना बात इस वक्त उसूल की है, बात इस वक्त फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की है। और एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो आइंदा आने वाले इवेंट्स, जहां पर भारत चैंपियंस ट्रॉफी को 2029 में होस्ट कर रहा है, 2026 में वर्ल्ड T20 को होस्ट कर रहा है, 2031 वर्ल्ड कप की मेजबानी उनके पास है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ड्राइव करने का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताने का। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की दुबई रवानगी से पहले, तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और बहुत कुछ नहीं भी कहा। और मैंने आपको कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी। जबरदस्त। अच्छा एक और चीज, हमारे साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी थे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो पहला ये जो जब ये सारे मामलात हो रहे थे ना, तो पाकिस्तान ने वक्त इस तरह ज़ाया किया कि लॉबिंग नहीं की। जो बोर्ड्स पाकिस्तान आने को तैयार भी थे, या दीगर जो बोर्ड्स हैं जिनके बड़े इशूज़ हैं आईसीसी के साथ, बिग 3 के साथ, तो पाकिस्तान ने उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। तो अब वो स्टेज आ गई है, अगर पाकिस्तान वो लॉबिंग करता तो फिर शायद वोटिंग की तरफ मामला जाता, वो अपनी कुछ राय देते और हक में शायद पाकिस्तान के फैसला। तो ये मिस कर दिया पाकिस्तान ने चांस। आप क्या कहेंगे? साहब, बात दरअसल ये है कि बहुत तहम्मुल से, बहुत बुर्दबारी से समझने की जरूरत है। और वो बात ये है कि यहाँ स्टूडियो के इस ठंडे कमरे में बैठकर आप बहुत सारी बातें बहुत आसानी के साथ कर देते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। कभी किसी की ठोड़ी पे भी आपको हाथ लगाना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, 4 कदम आगे भी बढ़ना पड़ता है। और बात दरअसल ये है कि यहाँ से बैठकर बातें करना बहुत आसान है कि जी आप लॉबिंग कर लेते, आप ये कर लेते, आप वो कर लेते। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर बात वोटिंग पर जाएगी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि बात वोटिंग पर जाएगी नहीं, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बात करता है कि जी दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, लेकिन पाकिस्तान के बगैर कोई वो नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात है तो भाई पाकिस्तान के बगैर आप करा लें चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी इवेंट करा लें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या उतना रेवेन्यू आएगा, इंडिया बांग्लादेश के मैच में क्या उतना रेवेन्यू आएगा। भाई लोग आते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए, लोग आते हैं इस रिवायती दंगल को देखने के लिए, इस रिवायती जंग को देखने के लिए। हार जीत अपनी जगह मौजूद है। तो बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी इस हकीकत का बेहतरीन अंदाज में तदारुक है, पाकिस्तान को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है। इंडिया भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि बात करना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना, चीजों को लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है। जी तो सही है, ठीक है। ये अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ आया भी असल में चीजें। और मैं समझ सकता हूँ आया कि क्या मुश्किलात जाहिर हैं कि अभी बड़ा एक मुश्किल टाइम है, आपके पास होती भी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये मामला है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। अच्छा पाकिस्तान सीरीज जीत गया, चले उस पर बात करते हैं। पॉजिटिव नोट पे हम बात करते हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही शाहीनों की, उस पे कुछ बात कर लेते या कामरान गुलाम ने सेंचुरी की और बड़े हमारे यंगस्टर्स साइम अयूब ने भी सेंचुरी से पहले वाले मैच में की, तो क्लिक कर रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स भी। आपको लग रहा है कि एक टीम शेप बनती जा रही है टीम की? आज मुझे लग रहा है मैंने सरवत को जो है ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना हड़बड़ा दिया। वो सोच रही है कि यार इतनी मुश्किल अंदाज में लाजवाब कर दिया आपने, आपने रख दिया है। कहना भी चाह रहे हैं, कह नहीं रहे, भी चाह रहे हैं, बता नहीं रहे। या आपको पता है ना, आई एम टू न्यू फॉर दिस, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। मगर बताइए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शाहीनों की परफॉर्मेंस, उसको हम जरा डाइसेक्ट करते हैं। नहीं देखिए, बात दरअसल ये कि जीत होती है। वो कहते हैं ना कि जीत के दावेदार बहुत होते हैं और हार यतीम होती है। तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हम पहला मैच हारे जिम्बाब्वे में, लेकिन अगले 2 मैच जीते, गुड साइन टू पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अगर आप लॉन्गर वे में जाकर गुफ्तगू करते हैं तो आपने सीरीज से हासिल क्या किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने शायद अपने नए खिलाड़ियों को इस सीरीज में खेलने का मौका जरूर दिया, लेकिन उनको खिलाया नहीं। और कैसे नहीं खिलाया ये मैं आपको बताऊं। देखिए 3 वनडे मैचों की सीरीज में आपके सिर्फ 2 बैटर हैं
जिन्होंने सीरीज में 100 किया, एक साइम अयूब और एक कामरान गुलाम। उनके अलावा इस सीरीज में किसी बैट्समैन के 3 फिगर में रन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में हारिस ने 10 आउट किए थे, इस सीरीज में उन्होंने 3 आउट किए। हम जो अगली सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं वो जनूबी अफ्रीका में जा रहे हैं, जहां पर हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक होंगे। और इस सीरीज में हमने सिर्फ 3 फास्ट बॉलर को खेलने का मौका दिया। आमिर जमाल उन्होंने 3 आउट किए, हारिस रऊफ उन्होंने 3 आउट किए, और हसनैन को हमने 1 मैच खिलाया। हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे तो हमने अपने बैट्समैनों को कितना ट्राई किया है। इस सीरीज में हमने इरफान को सिर्फ 20 गेंदें 3 मैचों में खेलने के लिए दी। इस सीरीज में हमने 2 मैच खिलाए, तैयब ताहिर को उनको सिर्फ 16 गेंदें खेलने के लिए मिली। तो क्या आपने मुस्तकबिल की तैयारी की है? अगर देखा जाए पेपर के ऊपर तो आपको लगेगा कि आपने जनाब इतने खिलाड़ियों को खिला दिया है, नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन आपने उनको मैदान में तो उतार दिया लेकिन खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। जी। और स्पिनर जबरार की परफॉर्मेंस, कामरान गुलाम पर भी कुछ कहिए ना। एक यंग बैट्समैन है, अच्छे हैं और वो टेम्परामेंट का भी मुजाहरा कर रहे हैं, सेंचुरी की तरफ गए हैं वो अपनी। फिर साइम अयूब की भी सेंचुरी की थोड़ी सी बात करें आया। देखिए तो बात दरअसल ये है कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आप बैटिंग करते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कामरान गुलाम ने 100 किया, लेकिन कामरान गुलाम को ये स्पॉट खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर पर बैटिंग करते हैं बाबर आजम, क्योंकि वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बैटर हैं। उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। T20 क्रिकेट छोड़ दीजिए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दीजिए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपने मसल्स को शो किया, अच्छा खेलते हैं। अब या तो ये हो कि कामरान गुलाम के लिए वो सेक्रीफाइस करें, वो नंबर 4 पर आ जाए, रिजवान नंबर 5 पर आ जाए, तो सोल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज कामरान गुलाम जिन्होंने नंबर 3 पर आकर रन किए हैं, उनको जनूबी अफ्रीका में नंबर 4 पर खेलना पड़ेगा। जहां तक आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। 53 गेंदों पर उन्होंने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में 100 किया है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह उनको खेलना चाहिए, जितना उनका टैलेंट है, जितना उनका जो खेलने का अंदाज है, उतने वो कॉन्फिडेंट मुझे लग नहीं रहे। उनके जो ओपनिंग पार्टनर है अब्दुल्ला शफीक, वो तो बिल्कुल मुझे एब्सेंट लग रहे हैं। 3 मैचों में उन्होंने 150 किया, कल उन्होंने 50 स्कोर जरूर किया है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे मुझे। तो ये जिम्बाब्वे के बॉलर्स के खिलाफ आपका हाल है, तो जनूबी अफ्रीका में आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया याया, आपने हमें वक्त दिया और इसके साथ साथ थोड़ी माजरत भी, आपको जरा सा हमने प्रॉब्लम में डाला है, सवालात जाने। खबर आपके पास थी, हाँ। है वो हमें पता है, वो हमेशा खैर आप बता नहीं सकते। ये उन्होंने बात कर दी है कि अगर हम वोटिंग की तरफ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हंगामी इजलास में वोटिंग पर बात नहीं जाएगी। आप मेरी बात मार्क माय वर्ड। बस बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना, खबर आपके पास थी और होती है हमेशा, लेकिन आप छुपा के रखते हैं, कब बतानी है ये आपका अपना जाहिर है फैसला है। लेकिन ये है कि वोटिंग के पर अगर जाएंगे हम, तो याया ने कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन, कुछ हाथ पाकिस्तान के नहीं आएगा नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि वोटिंग तक मामला जाएगा ही नहीं, कोई बीच की रास्ता निकलेगा। बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये हमें 4-5 बजे तक पता चलेगा पाकिस्तान टाइम पे। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ये टाइम चेक हो गया है हमारा टाइम, जब कॉफी हाथ में आती है वो टाइम चेक होता है। वी रियली होप कि आप भी अपनी मॉर्निंग ब्लिस में हो। बिल्कुल। अब जी बात करते हैं हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और हमारा सेगमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी। जी तो ज़ुहेब आज हमारे साथ, अब वो लाइन नहीं कहेंगे, अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर हैं और उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी, इसमें 100% सच्चाई है। तो आज हमें ज्वाइन किया है फहद इकबाल ने, टोरंटो कनाडा से, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और भी कई दीगर इनकी अचीवमेंट्स हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। और बड़ा ही टाइम डिफरेंस है टोरंटो का इस वक्त पाकिस्तान से। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने साइबर सिक्योरिटी, यू आर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्या न्यू लॉज हैं जो साइबर सिक्योरिटी में आए हैं, स्पेशली कनाडा में, जो जिस तरह के लॉज अगर पाकिस्तान में भी हों तो अभी एक्चुअली वीपीएन पे भी बड़ी बातें हो रही हैं, और वीपीएन पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड वीपीएन चलता है, लेकिन पाकिस्तान में जब से ये खबर आई है तो ये परेशानी हुई है। तो अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत हैं दुनिया को, जो इस वक्त प्रॉब्लम है साइबर सिक्योरिटी से पाकिस्तान को, तो खास तौर पर जो उसकी पोजीशन है, जो लोकेशन है पाकिस्तान की, उसकी वजह से। तो क्या वहां क्या इकदाम किए गए इस सिलसिले में, और पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं?
पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो पे इनवाइट किया। और अभी यहाँ पर तकरीबन 11:15 बज रहे हैं आई थिंक रात के। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे से मैं पाकिस्तान पे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मेरी अपनी नज़रें हैं, और मैं काफ़ी डिपार्टमेंट्स को भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के इदारे उनको कंसल्टिंग दे चुका हूँ। तो उस लिहाज से लगता है कि पाकिस्तान में एक वफाकी लेवल पे एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बननी चाहिए, जो कि नहीं है वहाँ पर। तो जैसे कि मिसाल दूं कि हमारे पाकिस्तान के क्रिटिकल एसेट्स हैं, जैसे आपके एयरपोर्ट्स हो गए, आपके डैम्स हो गए, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, आपकी बहुत सारी चीजें जो कि क्रिटिकल एसेट्स में आती हैं, शुमार होती हैं। तो पाकिस्तान उन हवाले से जो है अभी थोड़ी सी मतलब मुझे कुछ एक्टिविटी देखने आई है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। पाकिस्तान के पास कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड हो, जिसमें आप सारी अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको मॉनिटर कर सकें। फिर आपने एक और बात कही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी आजकल काफी चीजें चल रही जिनमें से कि प्राइवेसी का जो इशू है वो पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जी। आपके पास बहुत सारे क्रिटिकल डेटाज हैं, उनको आप सिक्योर कैसे करें, तो उसके बारे में सारे स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बन रही हैं सारे मुल्कों में, जिसमें कि आप इंग्लैंड में एक है GDPR करके, सही है ना। इस तरह यहाँ पे अमेरिका में भी प्राइवेसी लॉज हैं ऑलरेडी, कनाडा में भी ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो अब आगे पाकिस्तान को भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों में आगे आना चाहिए इंशाल्लाह। और मैं भी काम चल भी रहा हूँ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आजकल कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड हो और आपके मुल्क में ही रहे, वो डेटा आपके मुल्क से जाए ना। मैं एग्जांपल दूंगा सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने गूगल क्लाउड वालों को बोला है कि गूगल क्लाउड, अगर तुम हमें अपना डेटा हमारे ही कंट्री में रहने दोगे तो हम तुम्हें फिर अपना डेटा सेंटर बनाने देंगे वहाँ पे गूगल क्लाउड का। और उसी पर इनके फायदे हुए हैं, और अब जो है ना गूगल क्लाउड बिल्कुल रेडी है और लोगों को अपनी सर्विस दे रहा है। लेकिन शर्त एक ही है कि सऊदी अरब का डेटा जो है बाहर नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस यानी अब ये आपने बताया इसकी अहमियत से मुताल्लिक और दुनिया में इक़दाम किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो इक़दाम हो रहे हैं, ये जो VPN रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें, उसकी एक डेट भी रखी गई, कट ऑफ डेट है, लेकिन उसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो IT सेक्टर से वाबस्ता है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, मुल्क का रेवेन्यू वो नीचे जा रहा है। तो पॉलिसीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट की जाए, किस तरह ये नाफिज किया जाए ताकि मईशत का भी नुकसान ना हो, लोगों को भी मुतमईन किया जाए और आप इस पर काबू भी पालें। आपको आवाज आ रही है? लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जो VPN यूज करके हमारे लोग जो है, क्योंकि वो आप बाहर बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी लोकल प्रेजेंस हो, इसलिए VPN यूज होता है, ठीक है ना। तो अब अगर वो गवर्नमेंट चाह रही है तो इसको कोई गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई अगर जो भी बंदा कोई ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा तो हम उसको अलाउ करेंगे विद अ मिनिमम फी ऑफ समथिंग। देखिए आप, अब वो लोग अपना बिजनेस उसी तरीके से चला रहे हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अब आपको एक ऊपर पैच लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह हम कोई काम अगर करते हैं, अगर कुछ चीज बीच में से आगे पीछे हो जाती है तो हम उस पर पैच लगाते हैं। अब या तो शुरू से बंदा उसको कंट्रोल करे, वो उन्होंने किया नहीं, तो फिर अब गवर्नमेंट आ रही है कि भाई इसको कंट्रोल करें, तो बाकी जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। अब उसके लिए पैच लगाना जरूरी है। पैच के लिए ये थे आप इसको रेगुलाइज करें, उसमें कोई पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और ये मंथली चार्ज या ईयरली चार्ज देंगे गवर्नमेंट को, तो इस तरह हम आपको अलाउ कर देंगे। मुझे तो ये नजर आता है। लेकिन अगर आप बंद कर देंगे अचानक या उनको सख्ती करेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। अच्छा फहद, ये बताइएगा, आपकी और एक्सपर्टीज़ में इस्लामोफोबिया के बारे में भी बात करना और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट रहना भी आपकी एक्सपर्टीज़ रही है। तो इस्लामोफोबिया इस वक्त टोरंटो और कनाडा में कितना पाया जाता है और कितने लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके लिए? देखिए, इस्लामोफोबिया अपनी जगह पर है और यहाँ पर भी वाक़यात होते रहते हैं। अभी मैं आज ही पढ़ा था, कोई इमाम था किसी मॉस्क का, तो उसको जो है उसको गोली वोली लगी है और बड़ी क्रिटिकल हालत में। तो इस टाइप के इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन मैंने एक काम किया था कि मैंने यहाँ की जो लिबरल गवर्नमेंट है, जो कि एक्टिव गवर्नमेंट है, उनसे बात करके जो है मैंने ईमेल एड्रेस उनसे निकलवाया था कि अगर मुसलमानों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है इस्लामोफोबिया का, तो वो कहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करें। पुलिस को तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? गवर्नमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स की बेस पे काम करती है।
तो इसलिए मैंने ईमेल एड्रेस निकाल के दिए थे ताकि लोगों के इल्म में आए और वो उधर भी रिपोर्ट करें। बेहतरीन, तो दैट्स अ इस तासुर को फैंटास्टिक ज़ाहिर करने के आइडिया। लिए आप काम कर रहे बिल्कुल हैं जी। कि इस्लाम के खिलाफ जो मिशन है उसको दूर फाद किया इकबाल, जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। एक एक break छोटी लेते सी हैं। ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। थोड़ा सा पॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए फिर हम आगे अपने सेगमेंट्स भी बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ जमातों के मौक़िफ़ तो हमने आपको दिखाई दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो रहा है, लेकिन अब तज्ज़ियाकार इस बारे में क्या राय देते हैं और ये सियासत किस तरफ बढ़ रही है? क्या सियासी स्पेस सियासी जमातों को मिल रहा है या वो जो स्पेस मिला हुआ था वो भी लूज़ कर दिया है सियासी जमातों ने? ये जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्या फ़ायदेमंद है? इसको हम इस पर बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन काशिफ भाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल यही कि ये जो तहरीक इंसाफ वापस चली गई है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के भी मामलात हैं, गवर्नर राज की भी बात हो रही है, कालादम करार दिया जाए, सब कुछ सारी बातें हो रही हैं। इस सियासी टर्मोइल को कम होता देख रहे हैं आप? पीटीआई रुकेगी या अलग हिकमत अमली से बाउंस बैक करेगी? क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, पीटीआई रुकेगी नहीं और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। जब भी कॉल इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए दी जाएगी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका वर्कर बाहर निकलेगा। अगर तो इमरान खान साहब बाहर होते और पीस टाइम होता तो शायद आप कह सकते हैं कि एक तरह के वाक़े के बाद या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाइज फेलियर था ये जो इस्लामाबाद आए जिस तरह, वो उसमें एक अलग बहस है कि उनको ताकत के जोर पर रिपेल किया गया, गोलियां चलाई गई, जो भी आप कहें। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब 26 मई को इस्लामाबाद आ रहे तो उन्होंने सेंटोरस में खिताब किया था। जो लोग इस्लामाबाद जानते हैं वो डी चौक नहीं गए थे, उन्होंने कहा वहां गए तो वहां पर हालात खराब कि मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो वहां जाना चाहते हैं और फिर ये वाकयात हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ अब खामोश तो नहीं बैठेगी, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि इमरान खान जेल में बैठे हों और तहरीक इंसाफ बाहर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही। सो एवरी टाइम कॉल दी जाएगी, उस कॉल पर तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी। लेकिन ये जो आपने भी गवर्नर राज, दूसरी बात ही मुझे एक उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश समझ लें कि जो हुकूमतें हैं अमूमन जीतने के बाद जिसको वो विजिबल विक्ट्री कहते हैं कि उनको लगता है कि वो ऑप्टिकली जीत गए, एक डू और डाई कॉल थी, इन्होंने रिपेल कर, उसके बाद ये ग्रेस का मुजाहरा करेंगे, पॉम्पस नहीं हो जाएंगे, मैग्नानिमस हों और इंगेज करें दोबारा तहरीक इंसाफ से। रियलिटी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे मकबूल जमात है। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन देखा जाए तो बाय फार सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, पाबंदियां लगाएं, गवर्नर राज लगाएं, ये रास्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी मेजॉरिटी को खामोश करने की कोशिश कभी कामयाब, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कभी कामयाब नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि उस तरफ हुकूमत नहीं जाएगी। ये ठुक ठाक लगी रहती है डेमोक्रेसीज में जी। ये अच्छा, जी हो जाते हैं। कैसा ये भी कहिएगा, आपने बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे, और चलें आप उस बहुत पीछे ना जाएं तो नवाज शरीफ की जब परवेज मुशर्रफ का दौर था वो आपने देखा था, 11 साजिश के, इस बार चले गए, मुशर्रफ का दौर आ गया, फिर पीपल्स पार्टी, सारे ये जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल है डेमोक्रेसी के लिए। आप क्या देखते हैं? वो जो इन्होंने थोड़ा बहुत टर्फ मिल गया था सियासी लोगों को, वो उन्होंने लूज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है? एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर तो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये तो कहा जाए गलत नहीं होगा। नहीं, देखिए, पिछले कुछ साल में सियासी जमातों ने पार पॉलिटिक्स करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ कुर्सी की सियासत करनी। इस मुल्क में अब ना कोई असूल है, ना कोई अखलाकियात है, कोई मोरालिटी नहीं है। सियासी जमातें अब इस बुनियाद में फैसला नहीं करती कि हायर प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या है, रूल ऑफ लॉ किधर है, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होना, नॉट एनी मोर, मीडिया की आजादी के लिए खड़े होना, जो प्रिंसिपल्स दुनिया में माने जाते हैं। हमारे मुल्क में सियासी जमातों के लिए यह असूल नहीं। सबसे बड़ा असूल यह है कि कुर्सी, ताकत और उस ताकत के लिए कुछ भी करना। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने कहा ना, डेमोक्रेसी आज कहाँ है, तब उसकी एक बड़ी वजह यह कि तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल हो गई कि सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि तहरीक इंसाफ को काटना, उसको खत्म करना मुश्किल हो रहा। आपने देखा 8 फरवरी से पहले क्या कुछ नहीं कर दिया, यानी 9 मई के बाद पार्टी तोड़ दी, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जत्थों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग
पार्टी छोड़कर चले गए। लोगों का ख्याल था खत्म हो गई, इमरान खान को सजाएं दी, जेल डाल दिया कि पार्टी खत्म हो जाएगी, बल्ले का निशान ले लिया। किसी को पता नहीं था कि कौन तरीके से आपके टिकट पे इलेक्शन लड़े, लेकिन लोगों ने को बैंगन, गदा गाड़ी, जूते ढूंढ ढूंढ के वोट डाला। तो उनको एहसास हुआ 8 फरवरी को कि इस माइंडसेट को हराना बहुत मुश्किल है। अब वो हाइब्रिड जो निजाम है उसको लगता है कि किसी एक का सर्वाइवल हो सकता है। या तो निजाम सर्वाइव करेगा जो सारे इस वक्त सरकार में बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क पर, जी या अगर वो बाहर आ गया तो ये सारे जाएंगे। तो इस वजह से ये सारे इकट्ठे होकर ये प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी को साइड पे करके कोशिश ये कर रहे हैं उसको खत्म कैसे करें। अच्छा, लड़ाई ये बन गई जिसकी वजह से आप ब्रुटैलिटीज देखते हैं, लोगों के घरों में घुसना, बीवी बच्चों को उठा लेना। ये नॉर्म क्यों बनती जा रही है? कब हमारे मुल्क में ऐसा होता था? क्योंकि वो दस्ताने उतर गए, लोग नंगे के सामने आ गए कि जी इसको खत्म किसी कीमत पर भी करना। देखिए, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चला करती। जमहूरियत में दूसरों को स्पेस दी जाती है। अपने मुखालिफ को अगर जीत गया, अभी आप देखें ट्रंप जीत गया, जो बाइडेन ने उसको बुलाया, उसके साथ मुलाकात की, they'll move on. Donald Trump will become the president and the next person will wait for his turn after 4 years. राइट। हमारे मुल्क में क्यों ये बदमाशी बन जाती है कि हमने अभी इसको निकालना है, अभी इसको जेल में डालना है? इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने आगे चलना है, इस मुल्क को अगर आगे चलना है, इस जमहूरियत को मजबूत करना है, तो सियासतदानों को किरदार अदा करना पड़ेगा। वो जो दूसरे हैं उनको तो नहीं है जमहूरियत से कुछ लेना देना, बिल्कुल। लेकिन हमारा तो सियासतदान ही इसको सबसे ज्यादा कमजोर कर। जी काशिफ साहब, ये बताइए कि बड़े अहम लोगों के भी इस्तीफे आए कल, और कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? और भी इस्तीफे आएंगे? डज दैट डू एनीथिंग टू द पार्टी? यू नो, बेसिस उनकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस्तीफे भी आ रहे हैं। जहाँ आप बात करते हैं आवाम की फेवरेट पार्टी है, लेकिन उनकी विद इन द पार्टी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं आप? देखिए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान राजा साहब अभी रिसेंटली पार्टी में आए, दूसरा साहबजादा साहब ने इस्तीफा दिया, उनका भी पार्टी के साथ तो नहीं, वो तो सुन्नी ताज काउंसिल थे। बैरिस्टर गौर चेयरमैन है पार्टी के, वो कब पार्टी में थे? साल 2 साल पहले पार्टी के थे। वो तो पार्टी की पूरी, जब आपने सेकंड थर्ड टीयर उड़ा दिया या जेल में डाल दिया, सजाएं दे दी, या वो टूट गए सारे, तो नए लोगों को बना दिया गया पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल। अब पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पार्टी चलाएगा कौन, पार्टी चलेगी कैसे? फैसला आखिरी इमरान खान ने करना है, लेकिन सियासतदान बुशरा बीबी के रोल से ज्यादा खुश नहीं। जो सलमान राजा साहब का इस्तीफा है, वो इसी वजह से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल और अल्फाज इस्तेमाल किए बुशरा बीबी ने, जो पार्टी मीटिंग हुई थी इन लोगों के लिए। सियासतदान या पॉलिटिकल कमेटी ये कहती है कि हमारा ये फैसला था कि संजानी में रुकना। अच्छा जी जी, अच्छा काशिफ साहब, आपने इसको एनालाइज किया? बिल्कुल हाँ, यही जो संजानी में रुकने का फैसला, इसको आपने एनालाइज किया? क्योंकि देखें, आपका जो ओपोनेंट है, सियासी हरीफ है, आप उन लोगों को निशाना बनाते हैं जहां से स्ट्रेंथ मिल रही होती है। तो हुकूमत के भी वज़रा के मौक़िफ़ हमेशा बुशरा बीबी पर उन्होंने तनकीद की है, उन्होंने स्पेयर कर दिया पार्टी की दीगर क़यादत को, उस पर कोई तनकीद नहीं हुई है। और संजानी में बैठने का, आपने जो इमरान खान की अभी तक पॉलिटिक्स देखी है, आपको इस बात पर यकीन होता है कि जितनी एग्रेशन के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं इमरान खान साहब, क्या वो इस बात पर राजी होंगे कि हाँ संजानी में बैठ जाएं, जाके 5 से 8 दिन गुजार लें और खुद ही आप टूट जाएं, बजाय इसके कि वो फाइनल कॉल से तो रिलेट डी चौक ही करता है? तो बुशरा बीबी टो कर रही थी इमरान खान की पॉलिसी, लेकिन जो क़यादत थी वो हीट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जो खान साहब इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वजह है कि उनका बहुत कुछ है स्टेक पर, और उन्हें पता है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं बड़े कट थ्रोट और बड़ी यानी किसी को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं? ऐसे एनालाइज किया आपने इसको? देखिए, इसका ये बात ठीक है कि सबसे ज्यादा स्टेक पर इमरान खान साहब था, लेकिन मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ। 2 मरतबा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब को अंदर जाने की इजाजत दी गई जेल में। आपको याद होगा जब ये पेशावर से निकले थे, अली अमीन गन्नापुर से फोन पर बात भी कराई थी। अब ये तमाम लीडरशिप का ये कहना था कि खान साहब ये कहते हैं कि संजानी में करना। मैंने आपको ये एक 2022 में जब इमरान खान साहब मई में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था मैं डी चौक जाऊंगा। अब याद होगा अदालती फैसला भी था वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बाद में डी चौक वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा बहुत ब्लडशेड होगी, इसलिए उन्होंने ना जाने का फैसला किया। मे भी इस दफा भी ये मुमकिन है कि उनको लगता हो कि हुकूमत बहुत सख्त रवैया, ये सब गोलियां चलाई हैं इन्होंने भी, तो बहुत सख्ती करेगी हुकूमत, तो इस वजह से शायद वो इस बात पर मान गए हों कि संजानी रुकना है। लेकिन बीबी का ये ख्याल था, बुशरा बीबी का, कि उनसे जाती गुफ्तगू जब तक नहीं होगी इमरान खान की, उनको फोन नहीं आएगा, वो नहीं माने। वैसे शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं
शेर अफजल मोहम्मद का बयान है आज अखबार में वैसे भी कि उन्होंने कहा कि खान साहब नहीं माने थे, संजानी की उन्हें ऑफर की गई थी हुकूमत की तरफ से, खान साहब नहीं माने थे। शेर अफजल मोहम्मद ने कहा ये। देखिए मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे बैरिस्टर सैफ जो मिलकर आए इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया, जो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही बता रहे हैं कि ये बात इमरान खान साहब मान गए थे, कि ये बात टीवी पर आके कही है बैरिस्टर साहब कि संजानी के लिए इमरान खान साहब मान गए थे बुशरा बीबी ने। और फिर उसका बैकग्राउंड ये बताती है पार्टी की, बुशरा बीबी ने कहा मेरी जाती बात जब तक, और ये भी बात समझ आती है क्योंकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी लीडरशिप के साथ बुशरा बीबी का, उस वजह से शायद वो चाहते इमरान खान साहब अगर बराह रास्त उनको बता दे तो शायद वो भी मान जाते, लेकिन क्योंकि बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कराई गई इसलिए उन्होंने डी चौक जाने का फैसला किया, जबकि पार्टी ये कहती थी कि यही होगा, बहुत सख्त क्रैकडाउन होगा, लोगों की जानों को खतरा होगा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हमने चूंकि सिट इन करना है और एक इफेक्टिव सिट इन किया जा सकता है संजानी में, तो इस पार्टी का एक ख्याल था कि हमें संजानी बैठना है। जी काजिब साहब, बुशरा बीबी प्रिवेल की, मैं ऑफ कोर्स बुशरा बीबी प्रिवेल बिकॉज़ शी इज फैमिली। राइट बुशरा, काजिब साहब ये बताइएगा कि दो माइंडसेट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। एक बुशरा बीबी हु सेज कि आई एम गोइंग विद व्हाट आईके हैज सेड, और एक जो पार्टी की फिलहाल लीडरशिप है, वो दोनों कॉन्फ्लिक्टेड नजर आ रही हैं। इसको जो कोर कमेटी में हुआ वो भी आपने देखा, खान साहब का वेट तो किस तरफ जाएगा? उसका जी बिल्कुल, उनका डायरेक्शन, उनका मोटिव कौन से डायरेक्शन में? देखिए अब ये बड़ा की मसला है कि खान साहब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि खान साहब के अपनी बीवी के अगेंस्ट जाएंगे, अभी तक के वाकयात देखकर तो नहीं लगता कि वो बुशरा बीबी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट देंगे। लेकिन असल देखना ये कि उनके सामने केस प्रेजेंट कौन करेगा और क्या केस प्रेजेंट करेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में क्या केस प्रेजेंट किया जाएगा। केस ही प्रेजेंट किया जाएगा, सर आपका ही, और आपने कहा संजानी जाना है, ये बेहतर फैसला हो। अभी आपने पहले देख लिया है कि इससे पहले कि बुशरा बीबी और अली अमीन इस्लामाबाद पहुंचते पहले ही मुद्दा बुशरा बीबी के साथ डाल दिया गया था, ये कह कर के इमरान खान साहब संजानी मान गए, बुशरा बीबी नहीं मानती। अब उसको दोबारा एक मुद्दा दोबारा पार्टी की मेन लीडरशिप पर डाला गया जब बुशरा बीबी की बहन भाई सामने आ गए और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी बहुत गुस्से में है क्योंकि पार्टी लीडरशिप नहीं आई। लीडरशिप कहाँ थी पार्टी की, और अली अमीन उनको जबरदस्ती मार लेके गए, बुशरा बीबी नहीं जाना चाहती थी। तो ये पॉलिटिकल जो अपनी जो पोजीशनिंग है उसके मुताबिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला तो पहले शुरू हो गया। अब इमरान खान साहब ने पार्टी भी बचानी, इमरान खान साहब फैमिली के पार्टी इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ है। अब देखना यह कि इन हालात में जब वो अंदर हैं, क्या वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी लीड करें या वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कमेटी पार्टी लीड करे। इसका फैसला खान साहब करेंगे जब उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। मुझे अब भी ये लगता है कि खान साहब चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बुशरा बीबी की मशावरत से पार्टी लीड करे, लेकिन फैसले जो सियासी हैं वो पॉलिटिकल कमेटी करने से। अच्छा, ये बात उन्होंने बार बार जोर देकर पिछले कुछ महीनों भाई साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो गया ना तज्जिया। अब हुकूमत ने जैसे टैकल किया, आप देखें, वो आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब जब आए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे उनको डील किया था, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कायरा साहब जा रहे हैं, और इवन ऐसा माहौल बन गया था, वो भी याद होगा मनाजिर आपको, ताहिरुल कादरी साहब की एक कुछ उन्होंने यानी उनकी नकल भी उतारी थी बड़े हंसते हुए, एक अच्छा खुशगवार माहौल था, और आखिरकार पीपल्स पार्टी इसको डिफ्यूज करने में कामयाब हो गई थी उसको, और वो भी कफन बांध के आए थे। ये जो टैकल किया है, सियासी लोग आगे नहीं थे, इस वजह से मिस टैकल हुआ, किसी तरीके से हुआ भी या नहीं, थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। देखिए, ये तो इस तरह आप दोनों पार्टियों की पोजीशन देख लेना, जो हुकूमत की पोजीशन है वो सिर्फ हुकूमत की पोजीशन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन भी यही। एक गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कुछ देने के लिए नहीं है इनके पास। देखिए, बातचीत में कुछ दो किया जाता है। तहरीक इंसाफ की 4 डिमांड थी, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, 26वीं तरमीम को वापस करें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और ये मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले, या इलेक्शन का नतीजा जो भी हमारा मैंडेट चोरी हो वापस करें। हुकूमत एक बात भी नहीं मान सकती, हुकूमत इनमें से कुछ नहीं मान सकती। इमरान खान को बाहर निकालते हुकूमत गिर जाएगी, मैंडेट वापस करेंगे हुकूमत गिर जाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे, ये तो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। और 26वीं तरमीम को वापस करेंगे, वो तो सेफगार्ड यही इसलिए ताकि अदलिया कुछ ऐसा काम ना करे जिससे हुकूमत चली जाए या इलेक्शन का ऑडिट हो जाए। तो चारों चीजें नहीं हो सकती, तो हुकूमत देगी क्या? बातचीत तो सूरत में होती है जब आपके पास देने को कुछ हो, इनके पास देने को कुछ नहीं। इसलिए दूसरा देखें, जब मैंने आपसे पहले भी कहा
इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई या लड़ाई का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान इतना मकबूल और ताकतवर है कि इस वक्त आज की बात करते हैं, बाकी आगे जाके कल गैर मकबूल हो जाए उसका मैं नहीं जानता। 8 फरवरी के इलेक्शंस आपको क्या बता रहे हैं कि ही इज मोर पॉपुलर देन ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, वो सबको मिलाकर भी उनसे ज्यादा मकबूल। उसने पंजाब सारा ले लिया जेल बैठ के, इन हालात केपी सारा ले लिया। तो मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास ना देने को कुछ है ना उसका मुकाबला करने के लिए कुछ है। तो इस वक्त पूरी कोशिश है उसको खत्म कैसे करना, ये सब उसको खत्म करने के लिए उसको जेल में रखेंगे। वो जेल में हो सकता है, प्लान इज टू कीप हिम देयर लंबे अरसे के लिए, क्योंकि जिस दिन वो बाहर इमरान खान बाहर आया उस दिन हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंसी। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अर्सा सस्टेन करता है। तो ये तो काजी साहब बहुत कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आप, यानी ये तो ये कह रहे हैं कि वो पुरानी हिस्ट्री का भी मैं रेफर करूं, भुट्टो साहब का जो बड़ा एक मामला हुआ था कि या तो वो होंगे या फिर ये होंगे, तो फिर उन्होंने ज़ियाउल हक ने फैसला, एक्सट्रीम फैसला उठाया। तो क्या कमोबेश इसी किस्म की सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त खौफ तो यही, आपने बुशरा बीबी का वो बयान देखा जो वीडियो बयान जारी हुआ था पेशावर से, जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और इदारों को ये पैगाम दिया था कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि दूसरी साइड ये सोच रही है कि अगर इमरान खान बाहर आया तो हमारा क्या बनेगा। तो इस वजह ये उन्होंने जब सेंड किया तो बुशरा बीबी की जानिब से ये पैगाम दिया, वो इधर हिज हेड और आवर्स, ये जुमला था, वो मशहूर जुमला जो ज़ियाउल हक का मशहूर हुआ था, जी जी उसका सर होगा या हमारा सर होगा। बिल्कुल। इस वक्त हुकूमत और जो उनके तादी हैं और एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा, बिकॉज एक 2, 2.5 साल 3, सवा 3 साल की जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उसके जाने के बाद जिस तरह उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन किया या अपनी ऑपोजिशन उस तक की, उन सबको जेल में डाला, इनका खौफ ये है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो वो क्योंकि हमें नहीं छोड़ेगा तो इसलिए अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह उसको ना छोड़े। इसी वजह से हम इस जगह फंसे, वरना जमहूरियत तो रास्ता निकालती है, बातचीत करती है। मैंने जैसे कहा कि बातचीत करने में हो सकता है आप 3 अपनी मनवा लें और एक तो उसकी भी माननी पड़ेगी। अब वो कौन सी एक है जो हुकूमत मान, वो एक भी अगर मानेंगे तो वो खत्म हो जाएगा मामला। ये आप सही कह रहे हैं काजी साहब जी, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और डिटेल में जो सारी सूरत हाल है उसका अहाता किया। तो ये है जनाब सूरत हाल। काशिफ अब्बासी साहब के मुताबिक जो मुतालबात लेकर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें से एक भी मानने की पोजीशन में हुकूमत नहीं थी, क्योंकि एक भी अगर मान ली जाए तो उनकी सियासी बका खतरे में पड़ जाती है। तो बड़ी अहम ये सूरत। तो एक ब्रेक हमने यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे जी और मजीद भी कुछ बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते चलेंगे हम वेदर अपडेट, मौसम की कुछ हम बात करेंगे। जी जी, तो मौसम क्या बता रहा है? अब सर्दियां कराची में आ रही है, नहीं आ रही, हल्की हल्की सी आती हैं फिर चली जाती हैं, हो क्या रहा है सरबती, क्यों नहीं आ रही है? भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो एक बड़ा फिनोमेना है। सर्दियां आपकी महबूबा की तरह हो गई? मेरी महबूबा नहीं, मतलब एक महबूबा की तरह इंतजार आप कर रहे होते हैं और वो नहीं आ रही। इंतहा हो गई इंतजार की। तो ये बिल्कुल जी, कराची से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, कराची से शुरू करते हैं। 32 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची में, यानी दोपहर के वक्त में सूरज आपको नजर आ रहा है, बादलों का इम्कान नहीं है। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त होगा, तो हल्का सा निपी सा, यानी ज़रा सी ठंड आपको महसूस होगी, तो ब्लैंकेट वगैरह आप लेकर सोते हैं और फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे सुबह के वक्त। लेकिन अभी वो दिन नहीं आए, अभी वो सर्दियों वाले दिन आएंगे। तो आगे हैदराबाद की तरफ चलते हैं जी। 31 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में रिकॉर्ड किया गया है, विच इज़ फेयरली वार्म और सनी है, और 19 डिग्रीज सेंटीग्रेड रात के वक्त। दैट मीन्स हैदराबाद इज स्टिल बेटर एंड मोर निपी देन कराची। बिल्कुल। क्वेटा की बात करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दोपहर के वक्त में और 7 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रात के वक्त में डिप करेगा। बादल भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ सूरज भी है, तो सूरज बादलों की आंख में चोली भी जारी है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है क्वेटा में, तो क्वेटा वाले ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें खाने। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं जी मुल्तान की तरफ। 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लाउडी वेदर नज़र आ रहा है दिन में, और 13 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है रात के वक्त। तो बेहतर है, कराची से बेहतर मुल्तान में एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है।
सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फैसलाबाद का अहवाल ये है कि फैसलाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और 14 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है। फैसलाबाद में भी सूरज है, तो यहाँ पर भी सर्दी आ चुकी है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये है कि दोपहर के वक्त भी सर्दी या स्वेटर्स वगैरह आपको पहनने हैं। तो बिल्कुल लाहौर जी। क्या बता रहा है? लाहौर की तरफ अगर हम चलें तो लाहौर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड सनी इन द डे और 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया है। सो 13 इज रिलेटिवली थोड़ा कूल की तरफ जा रहा है। कूल की तरफ जा रहा है बिल्कुल। लाहौर में आप देख रहे हैं सूरज है, स्मॉग जरा कम हो गई है लाहौर में। स्मॉग कम हो गई, तो स्मॉग तो खत्म हो गई, खत्म हो गई है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफी ज्यादा मुश्किल थी। और अच्छा जी, कैपिटल आगे क्या? सिटी। कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के वक्त में। तो यहाँ भी सर्दी आ चुकी है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं इस्लामाबाद की। और जब बारिश होती है इस्लामाबाद में तो क्या जबरदस्त मौसम हो जाता है। मजा पेशावर आता है। क्या कहता है? पेशावर की तरफ अगर चले तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है, विच इज क्वाइट नाइस एंड लिटिल चिली, और 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रात के वक्त है। और दिन में एक्चुअली थोड़ा सनी है, बट इट्स गेटिंग कूल। बिल्कुल बादलों का। मुजफ्फराबाद में 11 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में, और मिनिमम साइड पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त में। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है मुजफ्फराबाद में, एक्सट्रीम वेदर हो जाते हैं। सूरज है यहाँ पर, बारिश नहीं होनी, बादल भी नहीं है। आगे स्कर्दू की तरफ अगर हम चले तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, पार्शली क्लाउडी है, पार्शली सनी भी है, और रात के वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो भाई सबसे बेहतरीन मौसम जो है वो स्कर्दू, वो जो मुंह से भाप निकलने वाली हाँ। सर्दी होती है तो वो होती है। तो ये सारे मुल्क का मौसम आपको हमने बता दिया। और इस सेगमेंट को भी आप पसंद कर रहे हैं। ये सेगमेंट हम ऑन एंड ऑफ आपके सामने लेकर आते हैं। वेदर अपडेट्स बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि मौसम को देखते हुए ही आप अपने आगे की जो कपड़े निकालने होते हैं सारी चीजें। तो फूडी फ्राइडे भी आज जी, आज फूडी फ्राइडे है। हाँ। तो हम फूडी फ्राइडे की तरफ चलते जी, हैं फूड की बात होगी फूडी फ्राइडे में, नहीं? और दिखाते हैं आपके लिए एक खास पैकेज जो हमारी टीम ने बनाया है। देखिए और एंजॉय कीजिए। अमरूद खाने से कैंसर की वजह बनने वाली खुलियात की नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस बीमारी के खतरात कम हो जाते हैं। ये फल हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फाइबर काफी मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ साथ अमरूद में एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात भी पाई जाती हैं, जिनसे हमारी आंतों में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया का खात्मा होता है। हर रोज एक अमरूद इस्तेमाल करने से हाजमे का निज़ाम भी दुरुस्त रहता है और आंतों की बीमारियों के खतरात भी कम होते हैं। ये फल न सिर्फ हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, बल्कि वजन कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसमें फाइबर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से भूख की शिद्दत में कमी आती है और इंसान खाना कम खाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ इस फल में कैलोरीज भी कम मिकदार में पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप वजन में कमी लाना चाहते हैं तो अमरूद को अपनी गिज़ा का हिस्सा लाजमी बनाएं। कहते हैं ना कि फ्रूट जो है वो सुबह जो होता है वो गोल्ड होता है, दोपहर में शाम को सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज हो जाता है रात के वक्त। तो अमरूद जी खाएं तो वजन, अमरूद खाइए। और अमरूद देखें, कसूर का अमरूद भी होता है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन अमरूद है लाड़काना का अमरूद है। बिल्कुल ऐसे। और वो क्या बात है खूबसूरत उसकी, लाड़काना के और अमरूद की। अच्छा, कहते ही है कि अमरूद के बीज भी ना निकालें अगर आप, क्योंकि इतने वो क्रिस्पी, इतने आराम से जब जाते हैं बीज लाड़काना के अमरूद के, कि फिर आपको पर आपको पता है ना कि इसके अमरूद के बीज निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है? इसको आप बीज से काटें, एक स्पून लें और स्पून से स्कूप आउट कर लें। सो उससे बीज जो है ना वो दांतों में नहीं बिल्कुल फंसते। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऐसा बिल्कुल जबरदस्त जी। अमरूद खाने से चलता है। तो फिर ये कि अभी आप जाइए, आ और चुके हैं मार्केट में अमरूद अमरूद। लाड़काना के अभी नहीं आए हैं वैसे। हाँ। जैसे लाड़काना के आते हैं तो अभी उसमें थोड़ा time वक्त है है। 15-20 दिन का, लेकिन दूसरे अमरूद आ गए हैं तो वो जरूर लेकर जाइए और लीजिएगा उससे फ्रूट चाट बनाएं। और फ्रूट चाट बनाएं, अमरूद चाट बनाएं। बनवाएं। बिल्कुल। बनवाएं भी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब एक ऐसी रियलिटी के बारे में हम आपको बताते हैं जो स्लोली एंड ग्रेजुअली इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, रोबोटिक्स वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको पता है ना, एआई जो है वो अब हर फील्ड, हर सेक्टर में चली गई है। और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू भी, और जितने लोग 10 लोग एक काम के लिए चाहिए होते थे, अब एआई के बाद तो आधे से भी कम रह जाएंगे। तो इस पर लोगों को, इंसानों को
तशवीश भी है। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसके बैलेंस की हम हमेशा बात करते हैं। दुनिया भर में एआई का दौर दौरा है, लोग इंसान की जगह रोबोट की अहमियत और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ह्यूमन एंगल भी और रोबोट का इस्तेमाल कितना, ये ज़रा देखिए पहले। टेक्नोलॉजी का सैलाब इंसानी जज्बात और एहसासात की जगह लेने लगा। एआई का बढ़ता रुझान क्या उस्ताद की जगह रोबोट ले पाएगा? कराची का सबसे मशहूर खाना बिरयानी है। इसके अलावा नहारी और कबाब भी बहुत पसंद है। कराची के एक स्कूल ने जदीद तालीमी निज़ाम की फराहमी आसान बना दी। तलबा को पढ़ाने के लिए एआई रोबोटिक टीचर मुतारिफ करा दी। एआई टीचर जिनको मिस एनी का नाम दिया गया है, हम वक्त स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तैयार रहती हैं। ना मूड स्विंग्स, ना ही कोई टेंट्रम्स। स्टूडेंट्स जितनी बार चाहें एक ही सवाल पूछें और मिस एनी खुशी खुशी जवाब देती जाएं। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मिस एनी को इब्तदाई तौर पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए लाया गया था, मगर वो इतनी लायक व फायक निकली कि तमाम ही सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगी। टेक्नोलॉजी की रोज अफजों बढ़ती रसाई में ये सवाल भी अहम है कि क्या रोबोट इंसान की जगह ले सकते हैं? क्या वालिदैन की तरह शफीक कहलाए जाने वाले उस्ताद की तरह कोई रोबोटिक टीचर पेश आ सकता है? क्या शाबाशी के लिए कंधा थपथपाने की खुशी किसी रोबोट से मिल सकती है? इन सब सवालों का जवाब जानना वक्त की अहम जरूरत है। क्या बच्चा स्कूल में सिर्फ तालीम हासिल करने जाता है या तरबियत का भी कोई हिस्सा स्कूल में मिलता है? तो इसके लिए क्या रोबोट इंसान की तरह रिएक्ट कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब अगर आज ना जाना गया तो कल शायद कौम का मुस्तकबिल रोबोट्स के हाथों कैद होकर रह जाए। तो फैसला आज करना है अगर इंसान को इंसान से एहसास का रिश्ता बरकरार रखना है। जी, तो नाजरीन आपने देखा हमारी टीम क्या ने बात एक है। ना एक बड़ी मुनफरिद। एंगल बहुत हाँ। जबरदस्त निकाला है कि देखिए इंसान की क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। उसका जवाब तो सीधा है नहीं, क्योंकि इंसान में एहसासात और जज्बात और ये सारी चीजें ये और रोबोट में इंटेलेक्ट। नहीं, इंटेलेक्ट बिल्कुल ऐसा। इंटेलेक्ट तो अब जो है इस वो पे नहीं बात है। करें इस पे हम बात करेंगे। कामरान सईद साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। कॉर्पोरेट ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एजुकेशनिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपने हमारी रिपोर्ट देखी हो। मिस एनी जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो अगर इसी तरह रोबोट्स पढ़ाने लगे तो हमारे बच्चे भी इवेंचुअली रोबोट्स बन जाएंगे। क्या कहेंगे आप? Well, to be very precisely, first of all, I'm very excited to be the part इस टॉपिक का हिस्सा बनेगा, जी। क्योंकि अब इस पे डिबेट शुरू हो जानी चाहिए। एक पहली बात तो ये है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक सो कि जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर से, क्योंकि ये बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसकी हर एक डायमेंशन को डिस्कस कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 जो इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो मेरे नज़दीक है वो नॉलेज है, ठीक है। चूँकि नॉलेज में जो एक ह्यूमन टीचर है उसके पास एडेप्टिव नॉलेज होगा, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा, तालीम हासिल की, नॉलेज हासिल किया, ऑब्जर्व से, इंटरैक्शन से, वो उससे उनको मिल रहा होगा। बट एट द सेम टाइम जो आपका एआई रोबोटिक टीचर होगा उसके पास तो पूरा एक ग्लोबल नॉलेज है, और ना सिर्फ एक ग्लोबल नॉलेज है बल्कि वो अपडेट भी हो रहा है, क्योंकि जो ही कोई क्यूरी रेस हो रही है किसी भी टॉपिक के बारे में वो उसके नॉलेज को अपडेट कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ह्यूमन एलिमेंट है, जिसको आप इमोशंस कह सकते हैं, जिसको एम्पैथी कह सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नॉलेज का होना और एक नॉलेज का ट्रांसफर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छे होंगे नॉलेज में, बट वो अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, इसलिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है ना, ये मोस्टली आपको मिसिंग एलिमेंट होगा। जी, और इसी को अगर कंटिन्यू करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। तालीम, और जब भी टीचर को हम डिफाइन करते हैं किसी को, तो तालीम और तरबियत दोनों इससे जुड़े हुए होते हैं। और आपने नॉलेज की बात की, नॉलेज के साथ साथ आप ये देखिए कि शऊर मिसिंग होगा ना, उसमें नॉलेज तो आ जाएगी लेकिन वो जो शऊर कहते हैं वो नहीं होगा। तो यहीं से फिर बात मजीद आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, इस वक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहाँ पे हमने जाके फर्स्ट करें जॉब करनी है या अपना कोई काम करना है, वहाँ पे जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है ना, कि उस नॉलेज
को फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना या कोई ऐसी सिचुएशन वहां पे जो है रिलेट करना या एसोसिएट करना जिसमें उस नॉलेज को आप अप्लाई कर सकें। तो एक्चुअली अगर जब हम देखेंगे कि एआई जो आपका एआई रोबोटिक टीचर जो होगा ना, उसमें बात ये चैलेंज होगा कि उसके पास जो लोकल एनवायरनमेंट है वहां की शायद इतनी सारी एग्जांपल्स उसके पास नहीं होंगी, और इसलिए वो शायद ये जो आप वाली बात है कि जो शौरी तौर पे उसको वो जो उसका आईक्यू लेवल है उसको उस लेवल पे लेकर आना शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो एक टीचर होता है वो एक स्टूडेंट को देख के और उसके उस वक्त के मूड को देख के या उसके इमोशंस को देख के अपने स्टाइल को अडेप्ट करता है, जो बहुत मिसिंग एलिमेंट होगा आपके ये जो रोबोटिक टीचर हैं उनके उसके अंदर। कामरान साहब ये बताइए कि हम आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं कि जहाँ ह्यूमन लेबर को ज़रूर रिप्लेस कर सकता है रोबोट, लेकिन इंटेलेक्ट इमोशन को नहीं रिप्लेस कर सकता, तो वो सारी जॉब्स जो लेबर्स की हैं वो ज़रूर रोबोट्स दे विल टेक ओवर, लेकिन इमोशनल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उसमें जो डॉक्टर्स की एक होलसमनेस है, एक जो फीलिंग देता है वो पेशेंट को, वो नहीं है। जहाँ टीचर की बात हो रही है वो नहीं ले सकता। Would that be safe to say? वो सही है ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, तो ये तो मिसिंग हो जाएगा ना। क्या कहते हैं आप, जरा शायराना अंदाज में इसको बयान किया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त अमेज़न के जो है उसमें कुछ 2 लाख के करीब रोबोट्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे क्या करें कि वो आइटम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको लेकर जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, जितने भी क्रिएटिव काम है ना या ऐसे वाली जॉब जिसमें कि ह्यूमन एलिमेंट का इंटरेक्शन है, जिसमें सेल्स है, जिसमें मार्केटिंग है, जिसमें कस्टमर सर्विसेज है, आपने बिल्कुल कहा जहाँ पे डॉक्टर्स की एम्पैथी की बहुत जरूरत है कि जहाँ वो पेशेंट की काउंसलिंग करता है, इस तरह के तमाम। और क्रिएटिव लाइक फैशन डिजाइनिंग को देख लीजिए, जितने भी नए जो डिजाइन आते हैं वो कोई कंप्यूटर तो नहीं बनाता, वो डिजाइन तो जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं वो या जो भी उसके फैशन डिजाइनर्स हैं वो बनाते हैं। हाँ, फिर अब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, अल्टीमेटली डिजिटलाइज करते हैं ताकि हम उसको ट्रांसलेट कर सकें इनटू अ फैब्रिक। अदरवाइज जितने भी होंगे क्रिएटिव काम होंगे ऐसा होगा। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि ये ठीक है कि इसमें से कोई जितनी एआई के आने से या रोबोट के आने से को 50% आपकी जॉब्स जो हैं वो खत्म होंगी, लेकिन याद रखिएगा को 75% क्रिएट भी होंगी। इसका मतलब ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एआई या रोबोटिक्स जो हमारे पास साइंस है या टेक्निक है, उसको हम कैसे डिफरेंट अपने जो फंक्शंस हैं उसके अंदर हम कैसे उसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अच्छा कमल साहब, हाँ, जैसे आपने कहा वो इसी बैलेंस की यकीनन आप बात करें, तो आप क्या समझते हैं इस पर भी थोड़ा देखना होगा कि किन फील्ड्स में, जैसे सरवत ने भी ये बात की कि किन फील्ड्स में हमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, किन फील्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि वहां कंफ्यूजन ही ना पैदा हो ना, तो ये भी जरा देखना होगा। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दुनिया में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आप आए, आप सर्व करके चले गए। बट मैंने आपको अभी जो कहा कि जहाँ पे भी ह्यूमन एलिमेंट होगा, जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे आप इसका जो आपका रोबोट है वो शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर कामरान साहब, आपने बोला कि कुछ जिस तरह जॉब्स जाएंगी तो उस तरह जॉब्स खुलेंगी भी, तो वो कौन सी जॉब्स होंगी जो इंसानों के लिए खुलेंगी आफ्टर एआई टेकिंग ओवर? देखिए मसलन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल बहुत से आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे जो फिनटेक्स कहलाते हैं, फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी के हैं, वहाँ पे यू नीड टू हैव ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर आप मुझे बताइए कि ठीक है कि हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स होंगी एक जमाने के अंदर, बट वो सारी की सारी तो नहीं हो सकती ना, उसमें ह्यूमन एलिमेंट कोई ना कोई ड्राइवर भी होगा, कोई ड्रोन स्पेशलिस्ट होगा, कोई डेटाबेस एनालिटिक्स होगा, क्योंकि याद रखिएगा एआई रोबोटिक्स जो है वो डेटा तो जो है वो प्रोसेस कर लेगा, लेकिन उसके अंदर से उसने जो लॉजिक एनालिटिकल जो अप्रोच है, इंटेलेक्चुअल जो अप्रोच है, वो लॉजिक, रैशनैलिटी, वो पार्ट जो है वो तो एक ह्यूमन एलिमेंट ही कर सकता है, ये एक इंसान कर सकता है। जी अच्छा कामरान साहब, जैसे हम यही रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब ये जो टीचर है, यानी टीचिंग के मैदान में किस हद तक हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें
और वैसे तो बड़ा एक नई चीज़ है, लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन सारे एंगल्स आपने बता दिए, उसके ड्रॉबैक्स भी बता दिए, लिमिटेशंस भी बता दिए आप। तो तालीम के महकमे में कैसे इसको नाफिज किया जाए एआई टेक्नोलॉजी को, ताकि वो जो हम बैलेंस की बार बार बात कर रहे हैं वो कायम रहे? देखिए, अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कराची के एक स्कूल का, इस तरह से इंडिया में भी एक स्कूल की चेन है जिन्होंने अपनी क्लासेस के अंदर एआई रोबोटिक टीचर जो है वो एक वहाँ पे क्या कहते हैं नॉमिनेट कर दिया है वहाँ पे। अब होता यह है कि जो ह्यूमन टीचर जब पढ़ा रहा है और कोई भी ऐसा सवाल आ जाता है कि जिस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, वो उसी वक्त उस सवाल जी 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 कामरान सही साहब से रबता हमारा मुनक़ता हो गया। माहिर तालीम, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ है। और वो अब यही बात है, अगर जैसे अभी ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या अगर एआई होता तो ये डिस्कनेक्ट होता? नहीं ना, नहीं होता। या हमारी जगह कोई रोबोट बैठा होता तो वो कंफ्यूज हो जाता ना, कंफ्यूज हो जाता। उसकी प्रोग्रामिंग ही उसकी ऐसी नहीं होती कि मैं अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है तो जो कुछ कहा है उन्होंने उसको दोबारा दोहरा सके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, देखना पड़ेगा। और देखिए ना, जहाँ बात जो जैसे वो भी कामरान साहब भी कह रहे थे कि जहाँ बात क्रिएटिविटी की आती है, इंटेलेक्ट की आती है, विजडम की आती है, वो रोबोट कैसे रिप्लेस कर सकता है। और अभी जो हमने पैकेज दिखाया था ना, उसमें मैंने 2-3 चीजें देखी। अब उन्होंने बताया कि रोबोट ने बताया कि भाई कराची की बिरयानी मशहूर है और इसके अलावा निहारी और कबाब भी है। अब वो जो बिरयानी कहने का अंदाज था ना, उसमें बिरयानी यानी कोई उससे ये नहीं होगा कि अच्छा बिरयानी कोई चीज है खाने की, उसको खाया जाए। ठीक है, तो इंसान तो बिरयानी थी। निहारी कह रही हूँ, निहारी कह भाई, निहारी भी मशहूर है, कबाब भी मशहूर है। अब ना निहारी में निहारी आ रही है, ना कबाब में कबाब आ रहा है। अच्छा, अब मगर मुझे ये भी लगता है कि स्टूडेंट्स जो है, वो नॉटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो टीचर को सीरियस नहीं लेते, तो जो एनी को कैसे लेंगे? बिल्कुल। तो बताइए कामर साहब, अब वक्त भी हमारे पास कम रह गया, कैसे आप इसको देखते हैं? जरा कंक्लूड करें इस सारी डिबेट। आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो अब एक जो रोबोट है वो बहुत से ऐसे टीचिंग के या लर्निंग एलिमेंट है जिसको वो शायद नहीं देख। मसलन एक स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है वर्बल, कोई ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं वहां पे, कोई असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन हो रही है, वो एक टीचर जो है उसको देख सकता है। और कहीं पे अगर चीटिंग हो रही है तो वो एक टीचर जो है ऑब्जर्व कर सकता है, जब तक कि आप ये तमाम एलिमेंट्स अपने उस रोबोट में ना डालें। और मैं यहाँ पे एक चीज और जी फरमाइए, ऐड कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कामरान सही साहब से रबता हमारा मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होने, जैसे हम अक्सर आते हैं शो पर तो हमें जो तजुर्बात होते हैं रास्ते में आते हुए, हम उनका जिक्र करते हैं। अब रोबोट ये नहीं कर सकता। रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है कि वो बताए कि आज ये हुआ, ऐसे हुआ। तो टीचर भी कैसे, जब टीचर आते हैं कहीं से तो बच्चों को बहुत सी ऐसी सीख देते हैं जो उनका उस वक्त तजुर्बा रहा होता है उस रास्ते के अंदर, तो वो नहीं बता सकता। तो बड़ी लिमिटेशंस है, लेकिन ये कि अपनी जगह बहरहाल एक टेक्नोलॉजी है, एआई का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, चैनलाइज किया जा सकता। देखिए, ये तो बात पक्की हो गई है कि आपको और मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जितने हमारी कॉल ड्रॉप्स होती है, कभी इंटरनेट नहीं होता, तो वो सारी चीजें रोबोट कैसे करेगा। बिल्कुल जी। अब हम कुछ म्यूजिक की बात करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुमताज नगमा निगार, शायर फयाज हाशमी को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए हैं। लाखों में एक, सहेली, आशियाना, औलाद और सुहागन जैसी शाकार फिल्मों के लिए गीत तहरीर किए हैं। तो जरा ट्रिब्यूट देते हैं उनको, देखिए ये पैकेज देखते हैं। कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे। चलो नी आई बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे, चुप रहेंगे हम। चलो अच्छा हुआ तुम भूल
तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की ये कागजी फूल क्या बात जैसे है। चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी, भाई इन्हें चॉकलेट भला इश्क की खबर। चले आज जाने की जिद मजा ना आया। करो तक हम आज जाने की कहेंगे। जरूरत- जाना तो है जी। मंडे को आने के लिए। अच्छा हाँ, अब जी अपनी कुछ लोकल तारीखी इमारतों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, सिंध के तारीखी जिले शहर खैरपुर में कई, अच्छा खैरपुर की क्या बात की क्या जाए, बात है। बड़ा रिच है खैरपुर कल्चर के हवाले से भी, और हिस्ट्री के शेरो लिहाज से। अदब, पॉलिटिक्स, सब चीज, तालीम के। अच्छा, कई कदीम इमारतें मौजूद है खैरपुर में। तालपुर दौरे हुकूमत, जिसे खैरपुर मीरस के नाम से जाना जाता है, खैरपुर शहर को इसी दौर में बनाया गया। फैज महल खूबसूरती और फन तामीर में अपनी मिसाल आप है। तो जनाब शाह मोहम्मद चांडियो ने एक रिपोर्ट तैयार की है जी, ये देखिए। आला फन तामीर का शाहकार फैज महल 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जिसे तालपुर हुक्मरान मीर फैज मोहम्मद खान तालपुर ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया। महल की तामीर पर उस वक्त 1 लाख रुपए की लागत आई, जिसके बायस इसे लखी महल भी कहा जाता है। महल की तामीर में लाल ईंटों के साथ साथ जोधपुर का जर्द पत्थर भी इस्तेमाल किया गया। 150 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद इमारत की शान शौकत आज भी दीदनी है। आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत चीज, इतनी खूबसूरत इनका फर्नीचर, जो उनके पुराने मवादरात रखे हुए हैं, एक एक चीज यानी कि इन्होंने संभाल के रखी हुई है। ये देखकर बहुत दिल खुश हो गया। तकसीम हिंद से कबल फैज महल में बाअदब बामुलाहिजा होशियार की सदाएं गूंजती थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद खैरपुर मीरस रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। फैज महल के अहाते में बड़ा लॉन और फूल पौधे सयाहों का इस्तकबाल करते हैं, जबकि दाएं बाएं तोपें नस्ब हैं। आजकल इमारत के बड़े हॉल में तालपुर दौर के हुक्मरानों की तस्वीर, शोपीस, फानूस और मुआयदों की नकूल रखी गई हैं। पैगाम देना चाहता हूँ हमारी जो जी, तो आपने देखा कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। अब हमें क्लोजिंग करनी है। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।